मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मलबे का मालिक कहानी, जिसके रचनाकार हैं मोहन राकेश, और इस कहानी की हम समीक्षा भी करते हैं। मोहन राकेश इस कहानी के रचनाकार हैं तथा नई कहानी आंदोलन का इन्हें नायक माना जाता है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 और मृत्यु 3 जनवरी 1972 में हुआ था। इनका रचनाकाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल था। इन्होंने उपन्यास, यात्रा, आलोचना, संस्मरण, लघु कथा और नाटक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मोहन राकेश ने ज़्यादातर शहरी मध्यवर्गीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में लिखा। इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए शिक्षण का कार्य भी किया था और कुछ साल तक सारिका के संपादक भी रहे थे, परंतु बाद में इन्होंने सब छोड़ दिया और लेखन को ही अपना अंतिम विकल्प चुन लिया। इनकी कुछ रचनाओं को हम देखते हैं। उपन्यास थे इनके अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न होने वाला कल। कहानी संग्रह था क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। इनके नाटक थे आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस तथा आधे अधूरे। निबंध संग्रह परिवेश, बकलम खुद, यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक। अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति और प्रवाहपूर्ण प्रस्तुति के कारण अपने काल के अग्रगणी साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। अब हम इनकी कहानी मलबे का मालिक, जो कि विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, इसकी समीक्षा करते हैं। विभाजन के 7.5 वर्ष बीत गए हैं। गनी मियाँ, जो कि पाकिस्तान चले गए थे और उनका पुत्र यहाँ पर रह गया था, उसकी कोई खबर ना पाकर वह हॉकी मैच देखने के बहाने से लाहौर से अमृतसर आते हैं। उसकी आंखें जैसे हर चीज़ को टटोल रही थी और उसमें प्रति अपनत्व को ढूंढ रही थी, परंतु रह रहकर अमृतसर के बाज़ारों, गलियों और चौराहों से और लोगों की नज़रों में अपनत्व की जगह उत्सुकता और एक अनजानापन वह महसूस कर रहे थे। जगह जगह पर अब नई नई इमारतें खड़ी हो गई थी, परंतु बीच बीच में मलबे का ढेर गुजरी हुई कहानी का हाल बयां कर रही थी। गलियां इतनी बदल चुकी थी कि वह एक बारगी अपनी गली को पहचान नहीं पाते। एकाएक वह अपने को उसी पुरानी गली में खड़ा हुआ पाते हैं और ठिठक कर खड़े रह जाते हैं। काफ़ी देर तक वह अनजानों की तरह वहाँ खड़े रहते हैं। तभी एक नवयुवक जो वहाँ से गुजर रहा था, उसका नाम लेकर जब वह उसे संबोधित करते हैं, तब थोड़ी मशक्क़त के बाद वह लड़का भी उन्हें पहचान लेता है कि यह गनी मियाँ है। गनी मियाँ उस लड़के से अपना दुख व्यक्त करते हैं कि उनका बेटा नए मकान को छोड़कर जाने के लिए किसी भी तरह से राजी नहीं हुआ था और गनी मियाँ को यह कहकर चुप करा दिया था कि यहाँ तो सभी अपने हैं, आपस में काफ़ी भाईचारा और प्रेम है, बल्कि यह लोग ही हमारी रक्षा करेंगे और हम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। परंतु गनी मियाँ को यह पता नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। घटना कुछ ऐसे हुई थी कि जब वह ऊपरी तल्ले में खाना खा रहा था, तभी रखे पहलवान वहाँ आता है और उसे आवाज़ देकर नीचे आने के लिए कहता है तथा गनी मियाँ का वह पुत्र, जिसका नाम चिराग था, हाथ का कौर खाते खाते बीच में ही छोड़कर नीचे चला आता है। उसकी बीबी जुबैदा और दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगती हैं। चिराग ने ज्यों ही ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा कि पहलवान उसे पकड़कर खींच लेता है और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठता है और उसे मार देता है। पत्नी और दोनों बेटियां दौड़कर नीचे आती हैं, पर वह उन्हें भी मार देता है और सभी को पास के किसी नहर में फेंक देता है। उसका मकसद सिर्फ उनके नए मकान को हासिल करना था, परंतु रात में ही किसी ने उस मकान में आग लगा दी और अब वह मकान सिर्फ एक मलबे का ढेर बनकर रह गया। परंतु फिर भी पहलवान उस मलबे के ढेर को ही अपनी संपत्ति समझता है
और उस पर किसी को अपने पशु भी बांधने नहीं देता, यहाँ तक कि उसमें से कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता। इन सारी घटनाओं से अनजान गनी छड़ी के सहारे चलते हुए किसी तरह मलबे के ढेर के पास पहुंच जाता है और बेटे को याद कर बिलखने लगता है। जिस बूढ़े इंसान का बेटा ही न बचा हो, वह उस जमीन से क्या मोह रखेगा। परंतु तब भी रखे पहलवान को यह खबर मिलती है तो वह असहज हो उठता है। थोड़ी देर बाद गनी वहां आता है और प्रेमवश उससे मिलता है और वह पहलवान से गले मिलना चाहता है। अधिकार से शिकायत के लहजे में कहता है, तुम्हारे रहते यह कैसे हुआ? तुम्हारे बीच में तो भाई भाई का रिश्ता था ना। परंतु रखे पहलवान के मुंह से जैसे एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। किसी तरह साहस बटोर कर उससे हालचाल पूछ लिया, परंतु गनी की आंखें थोड़ी बहुत उसके मनोभाव को भांप रही थी और वह वहां से उठ गया, यह कहते हुए कि खुदा अच्छे और बुरे सभी को सलामत रखे। यहाँ तक इस कहानी में हर बात, हर भाव व्यक्त कर दी गई है कि अगर इंसानियत नहीं है तो हर धन दौलत एक मलबा है और यही धन दौलत इसका मुंह गलत कर्म करने को मजबूर करता है तथा इंसान को इंसान नहीं रहने देता है। ये जमीन, धन, दौलत हमारे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा। हमें ये पता नहीं है कि कुदरत हमें सिर्फ इस्तेमाल करती है अपनी ज़मीनों की रक्षा के लिए, न कि ये ज़मीनें हमारी हैं हमेशा के लिए। लालच ने पहलवान को गनी के भरोसे और विश्वास से आंख मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। यह लालच ही है जो सर पर चढ़ जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, सिर्फ हैवान रह जाता है और हैवान कभी अच्छे काम नहीं करवाता। ऐसी लालच ने देश का, जाति का, धर्मों का बंटवारा करवाया, पर जिन लोगों ने यह किया, क्या उनका मकसद कभी पूरा हुआ? अंत में हम देखें तो यह कहानी हमें प्रेरणा नहीं देती, बल्कि हमारी आंखें खोलती है कि क्या चाहिए हमें, हम सबको। हमारे सुख की सीमा क्या है? वह कौन सा लक्ष्य है जिसे पाकर हम ठहर जाएंगे? हर किसी को अपने आप से यह पूछना है कि वह कौन सी आखिरी वस्तु है जिसे पाकर हम संतुष्ट और तृप्त हो जाएंगे। जवाब कभी नहीं मिलेगा। फिर क्यों न, जब इंसान योनि में जन्म लिए हैं तो इंसानियत को जिंदा रखें। यह थी कहानी की समीक्षा मेरी दृष्टि से। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी कुछ शिक्षाप्रद कहानियों के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।